हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एसिकेटिंग बाई गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके के सेशन में आज बात करते हैं आपसे पवार वंश, गोरखा और चंदों के समय की प्रशासनिक व्यवस्था। तो गोरखों के बारे में हम आप लोग जानते ही हो कि गोरखों ने 1790-91 में पहले कुमाऊं में और उसके बाद 1803-4 में गढ़वाल पे कब्जा कर लिया था। तो बिना समय गंवाए सीधे बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। गोरखा प्रशासन में इनका जो हेड होता था, एक में इसका ब्रश से कर लेते हैं, इसका ब्रश का कलर ये रख लेते हैं और इसका ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जो हेड होता था, जो नेपाली किंग था, वही गढ़वाल में गोरखा प्रशासन का हेड होता था। लेकिन नेपाली किंग यहाँ तो आता नहीं था, तो उसके लिए गढ़वाल में या कुमाऊं में अपना शासन चलाने के लिए नेपाली किंग जो था अपना प्रतिनिधि अपॉइंट करता था। उसका नाम था सुब्बा। सुब्बा के भी दो असिस्टेंट थे खास, एक था काजी जो जज का काम करता था और दूसरा नायब सुब्बा यानी कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो किंग था नेपाल का राजा और एक तरह से सुब्बा जो था यहाँ पर प्रधानमंत्री था। पहला सुब्बा जोगामल, अंतिम बमशा चौतरिया और सबसे जो अत्याचारी सुब्बा था वो था भैरव सिंह थापा। गोरखों की जो कर नीति थी मनमानी भी थी और अनिश्चित भी थी, यानी कि इसका कोई कायदा कानून था नहीं। टैक्स घट भी सकते थे, बढ़ भी सकते थे, और टैक्स क्या लगाना है, किस पे लगाना, किन पर लगाना है, सब इनके मन की मर्ज़ी थी। कोई संसद या कोई सलाहकारी संस्था जैसा कुछ था नहीं। कभी गुमानी कहते हैं इनकी कर व्यवस्था के बारे में कि लोगों के सिर पर इतने बाल नहीं थे जितना इनका टैक्स था। अब इसमें एक टैक्स है पुंगड़ी या पुंगाड़ी कर। ये एक तरह का लगाम था, ये फसल या ज़मीन पर ले आने वाला टैक्स था। इनकम का मेन सोर्स था इनके ये। जो सैनिक थे उनका खर्च इसी से चलता था। इसके अलावा और बहुत सारे कर थे, जैसे टांड बुनकरों से लिया जाता था, सायर, सीमा कर या चुंगी कर था। यानी कि आप यहाँ पर सीमा कर या चुंगी कर का मतलब था कि आप एक इलाके से दूसरे इलाके में या एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो आपके माल पर चुंगी लगेगी, वो था आपका सायर। जो पर्वतीय चरवाहे थे उन पर जो टैक्स था वो था दोनिया। पर्वतीय चरवाहों के पशुओं पर टैक्स था दोनिया। जो शिल्पकार थे उन पर मिजारी टैक्स था। दुधारू पशुओं पर घी कर, और भूमि या आपकी जो संपत्ति है अगर उसकी आप बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता था जिसका नाम था पगरी। अब गोरखे इमरजेंसी मतलब कोई आपदा भी हो सकती थी, युद्ध भी हो सकता था, इमरजेंसी के समय में टैक्स लेते थे, उसका नाम था मांगा। ये टैक्स जो था नकद दिया जाता था। इसके अलावा जान्या सरकारी कर्मचारियों से उनकी इनकम पर लिया जाता था। अदनी या दफ्तरी कर जो रिवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके वेतन के लिए ज़मींदारों से ले जाने वाला कर था ये। घर जैसे आजकल नगर पालिका लगाती है ना हाउस टैक्स, तो घर परिवार पर अलग से एक टैक्स लगता था मौकर, ठीक है। और अक्सर शुभ अवसरों पर, जैसे कि कोई गोरखा अधिकारी प्रशासनिक कर्मचारी है, उसका जन्मदिन है या कोई तीज त्यौहार है, तो उसके मौके पर अलग से एक टैक्स लिया था जिसका नाम था टीका। और एक और टैक्स था सलामी, ये गिफ्ट के तौर पर लिया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि तरह तरह के टैक्सेस थे जो जो गोरखे वसूलते थे। इसके अलावा आप और देखें, कुशही, ये जो ब्राह्मण ज़मींदार या भूस्वामी थे उनसे लिया जाता था, और इसकी दर भी फिक्स थी कि हर 13 जूलिया या 260 नाली भूमि जो आबाद है यानी कि जिस पर खेती हो रही है उस पर 5 रुपये टैक्स लिया जाता था। सुब्बा जोगामल के समय में गोरखा राज में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, और उसने तय किया था कि हर आबाद 20 या 20 नाली ज़मीन पर 1 रुपया टैक्स लिया जाएगा सालाना, और हर बालिग पर 1 रुपया टैक्स सालाना लिया जाएगा मांगा या आपात कर। गोरखों की न्याय व्यवस्था की बात करें तो इसका कोई स्पष्ट नियम कानून नहीं था, मनमर्जी चलती थी, और इस मनमर्जी में कठोर दंड की व्यवस्था थी। दास्ता आम थी, अत्याचार आम थे, और क्रूर तानाशाही व्यवस्था जो थी वो आम थी। अगर जजों की बात करें तो सबसे बड़ा जज जो होता था यहाँ पर वो होता था सुब्बा, उसके बाद नायब सुब्बा और दूसरे आर्मी कमांडर, ये जज का काम भी करते थे। गोरखों ने 4 जगहों पर अपनी कोर्ट बनाई थी, अल्मोड़ा, चांदपुर, लंगूरगढ़ और श्रीनगर। इसमें से जो अल्मोड़ा की जो कोर्ट थी वो सबसे बड़ी कोर्ट थी, इसे कहते थे विचार कोर्ट या विचार न्यायालय। स्थानीय या लोकल लेवल पर गांव कस्बों में पंचायतें कोर्ट का काम करती थीं, और ब्राह्मणों को भी दंड दिया जाता था। और एक चीज़ और है, व्यभिचार पर मृत्युदंड की सज़ा फिक्स थी। कोर्ट में परीक्षा के तरीके अलग अलग थे, तराजू दीप, गर्म गोला दीप, तीर दीप, कढ़ाई दीप। अच्छा देखो, तराजू दीप का मतलब ये है
जो भी अपराधी है उसको जब पकड़ा गया तो उसका वज़न तोला गया और एक फ़िक्स समय के बाद देखा जाएगा, अगर उसका वज़न बढ़ गया तो वो अपराधी नहीं है और वज़न घट गया तो अपराधी उसे सज़ा दी जाएगी। इसी तरह से गर्म गोला दीप का मतलब ये है कि एक धातु का गर्म गोला अपराधी के हाथ में पकड़ाया जाता था। अगर हाथ जल गया तो वो अपराधी है, नहीं जला तो वो अपराधी नहीं है। देख रहे हैं आप। तीर दीप में ये था कि जो अपराधी है उसे पानी में डुबोया जाता था, उसी समय तुरंत एक तीर कमान वाला तीर छोड़ता था और अपराधी के परिवार का कोई सदस्य जो है था उसकी जिम्मेदारी थी कि वो दौड़ करके उस तीर को वापस उठा के लाएगा। अब जब वो दौड़ के वापस उस तीर को उठा कर लाएगा तब तक अपराधी को या जिस पर आरोप लगा है उसे पानी में डुबाए रहेगा। अगर वो तीर वापस आने तक वो व्यक्ति जिसे पानी में डुबोया गया है वो जिंदा बचा तो वो अपराधी नहीं है, मर गया तो गया। इसी तरह कढ़ाई दीप में था गर्म कढ़ाई में खोलते तेल में आरोपित के हाथ डाले जाते थे। अगर हाथ जल गए तो वार अपराधी है और हाथ बच गए तो अपराधी नहीं है। पहाड़ पे काली हल्दी मिलती है, आरोपी को वो खिलाई जाती थी। अगर उस काली हल्दी को खाने से उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तो वो अपराधी नहीं है और उसे कुछ दिक्कत हो गई तो वो अपराधी है। एक है घात दीप। गोलूदेव या गोलजू देव के मंदिर में जो आरोपी है उसको ले जाया जाता था। वहाँ पर वो एक वज़न उठाता था, अगर वो उस वज़न को उठा लेता था तो वो अपराधी नहीं है और वज़न ना उठा पाया तो अपराधी है। इसी तरह से एक चीज़ और थी घात दीप में कि अपराधी से कहा जाता था कि अपने घर से एक मुट्ठी चावल मंदिर में लेकर रख दो। अब एक मुट्ठी चावल मंदिर में ला के रख दिए गए, इसे घात दीप कहा जाता था। अब इसके बाद कुछ समय अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी दिक्कत हो गई तो इसका मतलब अपराध किया है, अदरवाइज वो दोषी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ये अगर सामाजिक प्रथाओं की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो गोरखों के समय में वर्ण प्रथा नहीं थी। वर्ण प्रथा नहीं थी, वर्ग प्रथा थी। दो वर्ग थे, एक हिंदू वर्ग और दूसरा बौद्ध वर्ग, इसके आधार पर बटे हुए थे। गोरखों के समय में सबसे प्रमुख जो त्यौहार था वो था दशाई, दशहरा के नाम से। दशाई या हिल यात्रा, पिथौरागढ़ में सोर वैली में जो हिल यात्रा फेस्टिवल है गोरखा लेकर आए। पांडे उपाध्याय इसी समय दिखाई देते हैं। अच्छा, गोरखों के समय बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हमेशा लंगर चलता रहता था और गोरखे मांस मदिरा का प्रयोग भी करते थे, या इस काल में मांस मदिरा का प्रयोग भी होता था। पंवारों के प्रशासन की बात करें तो राजा को बहुत ही ईश्वरीय तुल्य टाइटल दिए गए थे, जैसे बोलांदा बद्रीश, रजवार, महाराजा धीराज, ईश्वरीय अन्नदाता, सर्वोच्च न्यायाधीश। अर्थात राजा जो था निरंकुश था, ये दावा करता था देवता होने का और दावा करता था कि मेरे अंदर कुछ ईश्वरीय गुण हैं। हालांकि ये निरंकुश थे लेकिन सम्राट अशोक की तरह पितृव्रत निरंकुश थे और कल्याणकारी भी थे। कुछ एक बातों को छोड़ करके आमतौर पर जो पंवार राजा थे वो कल्याणकारी थे। हालांकि इनके सामंत जो थे जनता पर धीरे धीरे अत्याचार करते रहे, सामंत जमींदार मुआफीदार अत्याचार करते रहे और बाद में जो टिहरी रियासत के कुछ राजा थे उनके लालची बढ़ते गए और उन्होंने तरह तरह से जो भूमि बंदोबस्त किए, उस भूमि बंदोबस्त जो थे वो प्रजा को पसंद नहीं आए, उनके खिलाफ ढांढक यानी कि विद्रोह हो गए और अल्टीमेटली टिहरी प्रशासन को जाना पड़ा। कुल मिलाकर ये पितृव्रत निरंकुश थे, कल्याणकारी थे। इन्होंने अपनी प्रजा पर अपनी संतान की तरह राज किया। सबसे बड़े पुत्र को टीका यानी कि युवराज घोषित करने की परंपरा थी। मंत्रिपरिषद थी, एक स्पष्ट मंत्रिपरिषद थी। इसमें जो बड़े स्तर के मंत्री थे, जैसा आज हम कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं, कुमार, राजनीतिक राजकुमार, पुरोहित, गुरु, वजीर, दीवान, बख्शी, वकील, ये विदेश मंत्री होता था और दीवान सेनापति। अच्छा, मैंने देखा कि जो पंवारों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कुछ तुर्क और मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। जैसे बख्शी मुग़लों में भी होता था, ये सेना का वेतन अधिकारी होता था। इसका काम था सेना में भर्ती, सेना को प्रशिक्षण देना, सेना कहाँ पर तैनात होगी इसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा सेना में और भी जो वर्क कंडीशंस होती हैं, वर्किंग कंडीशंस, सेना के लिए तमाम तरह की खरीदारी, ये सब करना इस बख्शी का काम था। पुरोहित राजा के बाद सबसे बड़ा जज होता था। ये जैसे मुग़लों में सद्र या सदर सुदूर होता था उसके तरह था। राजा के बाद सबसे बड़ा मंत्री होता था मुख्तार, और ये जैसे प्रधानमंत्री के बाद आजकल शक्ति में सबसे दूसरे नंबर पर है गृह मंत्री, तो राजा के बाद सबसे बड़ा मंत्री होता था मुख्तार। ये शक्ति में एम्पायर में दूसरे नंबर पर होता था और अक्सर दुर्बल राजाओं के समय में एक शैडो किंग की तरह काम करता था। और भी बहुत सारे छोटे अधिकारी और कर्मचारी थे, जैसे गोलदार, ये राजधानी का रक्षक था, राजधानी के किले का रक्षक गोलदार।
कायस्थ इसका काम था ज़मीन को नापना। और जैसे आज सचिवालय में प्रमुख सचिव होता है, उसी तरह से उस समय होता था दफ्तरी। सयाना और कमीण ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे। कलाल शराब बनाने वाला। चंड संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर। चाकर दरबार और महल में, ये दरबार में महल में गार्ड होता था। गार्ड माने अर्दली, चाकर। नेगी ये कुलीन या एलीट क्लास के लोग थे और दरबार में एलीट क्लास के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। और जो परगना का मुखिया है उसके अलग अलग नाम हैं, कहीं इसको फौजदार कहा गया, कहीं इसको कमीना, कहीं सायाना और कहीं थोकदार कहा गया। इसकी बात और करेंगे आगे। साम्राज्य को जो है कि मंडलों में बांटा गया। जैसे आज है ना हमारे यहाँ कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, तो उसी तरह से जो इन्होंने अपना साम्राज्य था उसे मंडलों में बांटा। आगे मंडल जो थे परगना में, और परगना पट्टी में बटे हुए थे। पट्टी में बहुत सारे गांव होते थे। मंडल में 2 अधिकारी होते थे, एक सैनिक अधिकारी और एक असैनिक अधिकारी। जो सैनिक अधिकारी था उसे फौजदार कहते थे, और जो असैनिक या रेवेन्यू ऑफिसर था उसे कमीना और थोकदार कहते थे। कहीं कमीना कहा गया, कहीं इसको थोकदार कहा गया। अच्छा, धीरे धीरे हुआ क्या कि जो मंडल हैं ये ख़त्म हो गए और सारा एम्पायर जो है वो परगना में बट गया। परगना का जो अधिकारी था वो कहलाता था थोकदार। थोकदार का काम था परगना में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और रेवेन्यू यानी कि राजस्व को वसूलना। ठीक है, देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मंडल जो थे सबसे बड़ी यूनिट थे एम्पायर की, यानी कि जो परमाणु एम्पायर था वो मंडलों में बटा हुआ था। अब हर मंडल में 2 अधिकारी खास होते थे। एक सैनिक अधिकारी जिसे आप फौजदार कह सकते हो, जैसे तुर्कों के समय में इक़्तादार, तो वो था फौजदार। और उसी तरह से तुर्कों के समय में होते थे आमिल, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, है ना। आमिल होते थे जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे। उन्होंने इनको यहाँ कहा है कमीना या थोकदार, कमीना या थोकदार कहा इनको। ठीक है, अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ये जो मंडल हैं ये ख़त्म हो गए और इसकी जगह जो है बहुत सारे परगनों ने ले ली। अब परगना में अब आपको एक ही अधिकारी मिलेगा सबसे बड़ा खास, वो है थोकदार। थोकदार का काम है लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली करना, यानी कि शांति व्यवस्था की रखवाली करना। ठीक है, और रेवेन्यू वसूलना। अच्छा, एक और अधिकारी होता नेगी। ठीक है, एक्चुअली नेगी जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स है। अभी पीछे मैंने बताया कि नेगी जो होते थे दरबार में एलीट क्लास के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि होते थे। लेकिन बाद के समय में ये नेगी जो हो गए परगना में परगना अधिकारी हो गए। इनका काम था टैक्सेशन, यानी कि टैक्स को लगाना, बंदोबस्त किस तरह से होगा, कौन सा टैक्स लगेगा, और ख़ास करके ज़मीन से किस तरह से कैसे कैसे वसूली होगी, ये काम जो होता था नेगियों का होता था। अच्छा, इनके लिए टैक्स अलग से वसूला जाता था जिसे कहते थे नेग। तो इस तरह से परगना में 2 अधिकारी हो गए, एक थोकदार और एक नेगी। लेकिन परगना का सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो थोकदार था। परगना में पट्टियाँ होती थीं। ये पट्टियाँ जो थीं ये सयाना के अधीन थीं। ये पट्टियाँ जो थीं सयाना के अधीन थीं। पट्टी जो है बहुत सारे गाँव में बटी हुई थी। अच्छा, गांव में पंचायतें होती थी। गांव जो थे पंचायतों के अधीन होते थे। हर पंचायत का एक मुखिया होता था। बाद में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, मंडल का नाम ही परगना हो गया और मंडल के अधिकारी कमीना को थोकदार कहा गया। ठीक है, सेना की बात करें तो राजा सर्वोच्च सेनापति था। इसके बाद 2 खास अन्य अधिकारी थे। राजा के बाद 2 खास अन्य अधिकारी थे, सेनापति या दीवान। एक तो हो गया सेनापति या दीवान, ये युद्ध में सेना का संचालन करता था। और दूसरा बख्शी, जो अभी मैंने ऊपर बताया भी, ये सेना में भर्ती, वेतन, सेना के लिए समस्त अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, पशु, रसद आदि की खरीद का इसका जिम्मा होता था। बख्शी जो होता था फौजदारों और गोलदारों के माध्यम से सेना में भर्ती भी करता था। अब एक शब्द आता है भड़, ये थोड़ा कट गया है, ये हमें लिखा है भड़। भड़ या ये है भड़, इस साइड में जो लिखा हुआ है ये भड़ लिखा हुआ, भड़ या वीर भड़। ये एक्चुअली क्या है, युद्ध में जो सैनिक वीरता दिखाते थे उनको टाइटल दिया जाता था, भड़ या वीर भड़। फिर आता है रौत। ये जो भड़ या वीर भड़ या वीर सैनिक हैं, इन्हें इनाम के रूप में जो ज़मीन दी जाती थी उसका नाम था रौत। ये सवाल कई बार आता है। ठीक है, अच्छा, सेना बहुत सारी पलटनों में भी बटी हुई थी। अगर जस्टिस की बात करें तो हत्या के मामले केवल राजा सुनता था। ठीक है, और राजा को जजी में या जज के काम में हेल्प करते थे पंडित और ब्राह्मण। दीवानी और फौजदारी कोर्ट जो थे वो दोनों अलग अलग थे। बाद के समय में दीवानी कोर्ट अलग हो गई थी और फौजदारी कोर्ट अलग हो गई थी। तो दीवानी और फौजदारी जज भी जो थे वो अलग अलग थे। जागीरदार या जीगरदार और थोकदार अपने अपने इलाकों में सुप्रीम जज थे।
यानी कि अलग से कोई न्यायिक व्यवस्था ना थी। किसके समय में? पंवारों के समय में। न्यायिक व्यवस्था का काम किसे दे दिया था? ज़मींदार या जीगरदारों को। इसके अलावा जो थोकदार हैं वो भी न्याय करते थे, लेकिन हत्या के मामले केवल राजा सुनता था। राजा नरेंद्र शाह ने क्या किया था कि कानूनों का कलेक्शन कराया था। ठीक है, इन्होंने क्या था, बहुत सारे ब्राह्मणों और जो न्यायविद हैं उनके साथ मिलकर के कानून या न्याय के लिए कानूनों या नियमों या दंड विधानों का कलेक्शन कराया था। इस कलेक्शन का इस बुक का नाम था नरेंद्र हिंदू लॉ। तो बाद के समय में टिहरी रियासत में जो भी जस्टिस के जो काम होते थे इसी कानून की किताब के अनुसार होते थे, जिसका नाम था नरेंद्र हिंदू लॉ। इन्होंने ही पहली बार से दो अलग अलग कोर्ट बनाए थे, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। देखें ना, नरेंद्र शाह ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बनवाए। गांव में पंचायतें न्याय करती थी और सज़ा के तौर पर जुर्माना, तरह तरह की यातनाएं, अंगभंग यानी कि शरीर के हिस्सों को कटवाना, राजद्रोह पर मृत्युदंड था। देखो, गोरखों के समय व्यभिचार पर मृत्युदंड था, तो पंवारों के समय में राजद्रोह पर एक ही सज़ा थी, मृत्युदंड। तो श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का आरोप इन्होंने लगाया था। ब्राह्मण यदि हत्या कर दे तो उसे भी मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है ना। अच्छा, ये जो दंड या जुर्माने हैं ये राजा की इनकम के सोर्स थे। आय के और भी बहुत सोर्स थे, जैसे सिरती या भू राजस्व। देखो, गोरखों ने भीड़ भू राजस्व वसूला, उसको नाम दिया गया पुंगाड़ी, और पंवारों ने जो भू राजस्व वसूला उसको नाम दिया गया सिरती। ठीक है, तो ये इनकम का खास सोर्स था। अच्छा, अगर हम बात करें तो जो लगान या टैक्सेस है वो ज़मीन की किस्म या ज़मीन की क्वालिटी, यानी कि ज़मीन में पैदावार कैसी है, और निर्धारण का पैमाना जो था मात्र अनुमान के आधार पर। कोई पैमाइश नहीं हो रही है और कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितनी फसल होती है, क्या होती है, मतलब सब अव्यवस्थित व्यवस्था थी। इतनी ज़मीन होगी, इतनी पैदावार होती होगी, तो इतना हमें दे देना। तो उन्होंने अनुमान के आधार पर फिक्स कर दिया, लेकिन अब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है खेत में कितना पैदा हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने जो फिक्स कर दिया है उन्होंने वो वसूलना ही है। उपजाऊ भूमि से जो टैक्स लिया जाता था वो कुल उपज का आधा लिया जाता था, इसे कहते थे अधाली। ज़मीन को कहते थे थात, और ज़मीन का जो मालिक या ज़मींदार होता था उसे कहते थे थातवान। खायकर थातवान की भूमि पर बसे कृषक, कैनी थातवान की भूमि पर बसे नए कृषक, ये एक प्रकार के भूमिदास थे। सिरतान जो है भूमि की, सिरतान के कई सारे अलग अलग अर्थ हैं। एक तो सिरतान उसको भी कहा गया है उस ज़मीन को जिसकी किस्म ऐसी थी कि वो उपज कम देती थी। एक ज़मीन ऐसी जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर थी। और सिरतान उनको भी कहा गया है जो थातवान द्वारा बसाए गए अस्थायी कृषक होते थे। अच्छा, इसके अलावा जंगल से जो वस्तुएं मिलती थी उन पर भी टैक्स लिया जाता था। तो मैंने बिना कोई समय गंवाए आपको बहुत सारे फैक्ट बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं इसी तरह से नए नए फैक्ट आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।